Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. In today's lesson we will learn about nutrition. What is nutrition and why is it important? बच्चों न्यूट्रिशन होती क्या है? न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स की स्टडी को कहते हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को हासिल करती है और किस तरह ये हमारी बॉडी का हिस्सा बनते हैं। बेटा न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी की वो रिक्वायरमेंट होती है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ को ज़रूरी होती है। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें फूड से मिलते हैं, हमारी ईटिंग से मिलती हैं, हमारे पानी से मिलते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हमारी बॉडी को रिक्वायर हो और हमें डिफरेंट फूड यानी खाने से मिले, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अगर आप एक बैलेंस डाइट खाते हैं, ऐसी बैलेंस डाइट जिसमें वो तमाम न्यूट्रिएंट्स शामिल हों जो आपकी बॉडी को रिक्वायर हैं, तो उसको हम गुड न्यूट्रिशन कहते हैं। ये हमारी गुड हेल्थ को प्रमोट करवाती है और डिजीज़ को प्रिवेंट करवाती है। हमने न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने की बेस पर न्यूट्रिशन को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बच्चों, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जिसके अंदर कोई भी जानदार अपनी खुराक खुद बनाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स वो जानदार होते हैं जो सूरज की रोशनी हासिल करते हैं और फिर इस रोशनी को यूटिलाइज करते हुए अपना फूड बनाते हैं। इन प्लांट्स के अलावा हमारे पास कुछ बैक्टीरिया और एल्गी भी होते हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर ग्रीन पिगमेंट और फिर उससे अपनी खुराक बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप आती है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। इसमें वो तमाम जानदार शामिल होते हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते बल्कि दूसरे जानदारों पर इन्हिसार करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, ग्रास होपर अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता, सो ग्रास होपर प्लांट्स को खाता है, जबकि फ्रॉग अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता, वो ग्रास होपर को खा जाता है। इनमें हमारे पास एग्जाम्पल है एनिमल्स, फंजाई और मोस्ट बैक्टीरिया की। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ऑटोट्रॉफ में भी बैक्टीरिया नजर आ रही हैं और हेटरोट्रॉफ में भी बैक्टीरिया नजर आ रही हैं। सो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन से बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रॉफ हैं और वो कौन से बैक्टीरिया हैं जो हेटरोट्रॉफ हैं? सो बच्चों, इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है कि वो बैक्टीरिया जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जो लाइट को कैप्चर कर ले, वो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जबकि वो बैक्टीरिया जिनमें ग्रीन पिगमेंट नहीं पाया जाता वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं फूड के जो आपकी बॉडी को रिक्वायर होते हैं और आपकी बॉडी को पूरा दिन काम करने में हेल्प करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में कैल्शियम की ज़रूरत होती है जो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर कैल्शियम एक न्यूट्रिएंट है और वो हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि हमारी जो बोन्स हैं वो वीक हो जाएंगी और हमें चलने फिरने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना होगा। वैसे तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन मेजर टाइप्स जो हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स आ जाते हैं। जबकि बच्चों, वाटर हमारी फूड का एक अहम हिस्सा है जिसके बगैर हमारी ज़िंदगी जो है वो कंप्लीट नहीं है, हमारी न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट नहीं है। न्यूट्रिएंट्स को ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बेटा, माइक्रो वर्ड का मतलब होता है लार्ज, जबकि न्यूट्रिएंट्स कहते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को जो हमारे फूड में शामिल होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं और ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, इसीलिए हम इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। इसकी टाइप्स में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स आ जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा माइक्रो वर्ड का मतलब होता है स्मॉल। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं बट दे आर आल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। इसकी एग्जांपल में हमारे पास विटामिन्स, मिनरल्स और फाइटोकेमिकल्स या फाइटोन्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें कम मिकदार में ज़रूर चाहिए, लेकिन अगर ये हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं बनते या हमारी फूड का हिस्सा नहीं बनते तो हमारी बॉडी की ग्रोथ को हार्डली अफेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा रिकॉल करवा रही हूँ जो अभी तक हमने पढ़ा। इसमें हमने ये पढ़ा कि न्यूट्रिशन कहते हैं ऐसे प्रोसेस को जिसके अंदर हम फूड को प्रिपेयर भी करते हैं, एब्जॉर्ब भी करते हैं और फिर अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेते हैं जो हमारी ग्रोथ और एनर्जी के लिए ज़रूरी होती हैं। देन हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा कि ये वो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हम न्यूट्रिशन की बेस पर ऑर्गेनिजम्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से चीज़ें लेकर अपनी जो है वो खुराक बनाते हैं और जो उनकी ग्रोथ और एनर्जी के लिए यूटिलाइज होती है, जबकि हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते बल्कि ये दूसरे जानदार को खाते हैं और अपनी ग्रोथ और एनर्जी का हिस्सा बनाते हैं।
देन हमने मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि न्यूट्रिशन जिस तरीके से इंसान के लिए ज़रूरी है, जानदार के लिए ज़रूरी है, सेम प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी होती है। और न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट की बेस पर हम इसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, इसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटेशियम आ जाते हैं। जबकि वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर हो उन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इनमें हमारे पास आयरन, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोराइड एंड जिंक शामिल हैं। इसके बाद हमारे पास यूजुअली ये कॉन्सेप्ट आता है कि प्लांट्स सारे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास अपने क्लोरोफिल मौजूद नहीं होते, सो वो प्लांट जो हैं वो सनलाइट को कैप्चर नहीं कर पाते और कार्निवोरस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ये वो प्लांट्स होते हैं जो जिनके पास ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और फिर उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। एज यू कैन सी हियर कि बहुत अट्रैक्टिव से होते हैं और इंसेक्ट्स इनके ऊपर आकर बैठ जाती हैं। जैसे ही वो इनके ऊपर आकर बैठेंगे, ये इनके अंदर ऐसा मैकेनिज्म होगा कि ये अपने दोनों फ्लैप्स को बंद कर लेंगे और इससे क्या होगा कि इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो जाएगा और जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक वो प्लांट से बाहर नहीं आ सकता। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने रोल ऑफ नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के बारे में पढ़ना है। सो यहाँ पर हम नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का रोल भी पढ़ेंगे और इनकी कमी या इनकी ज्यादती से होने वाले नुकसान भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन के बारे में। बेटा नाइट्रोजन डायरेक्टली हमारी हवा में मौजूद ज़रूर है, लेकिन ये प्लांट्स को डायरेक्टली नहीं मिल सकती। इसको एक फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, नाइट्रेट्स की फॉर्म में, जिसकी वजह से प्लांट को वो अवेलेबल होती है और प्लांट की ग्रोथ ठीक होती है। तो नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में प्लांट को मिलती है। इसके अलावा नाइट्रोजन क्लोरोफिल का हिस्सा है, हार्मोन का, एंजाइम्स का हिस्सा है, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा बेटा ये स्टेम और लीफ का हिस्सा है जो उसकी ग्रोथ को बेहतरीन करता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाए, नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा हो जाए प्लांट्स में, तो क्या होगा। तो प्लांट्स के अंदर अगर नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो उसकी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग जो है वो लेट हो जाती है और प्लांट की ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा जब प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से प्लांट्स के अंदर येलोइंग ऑफ लीव नज़र आती है और उनकी ग्रोथ स्टंट हो जाती है। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ये होता है कि प्लांट्स ग्रो करते करते अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है और वहीं पर उसकी ग्रोथ खत्म होने की वजह से प्लांट के डेथ होने का या डेड होने का खतरा भी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इनकी स्टंट ग्रोथ रुक जाए तो हम इन प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं ताकि ये जो है वो ग्रोथ कंप्लीट कर सकें। इसके बाद हमने रोल ऑफ मैग्नीशियम पढ़ना है। मैग्नीशियम एज यू नो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट होता है, मैग्नीशियम इसका मेन पार्ट है। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल जो है वो सही तरीके से फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से प्लांट की फोटोसिंथेसिस में असर होगा। अगर बच्चों प्लांट्स के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो उसका सबसे ज़्यादा असर लीव्स की येलोइंग पर होता है और यहाँ पर विल्टिंग ऑफ लीव्स हो जाती है। विल्टिंग ऑफ लीव्स का मतलब ये है कि लीव्स जो हैं वो सीधे इरेक्ट नहीं रहते बल्कि नीचे की तरफ बेंड हो जाते हैं और प्लांट की ग्रोथ पर इफेक्ट करते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र्स के बारे में कि फर्टिलाइज़र्स क्या हैं और किस तरीके से हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। तो बच्चों फर्टिलाइज़र्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट्स को ग्रोथ करवाने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। बेसिकली हमारे पास बहुत सारे टाइप्स की सॉइल होती है, किसी सॉइल के अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स की मिकदार अगर कम हो जाए तो हम खुद वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स या सब्सटेंसेस सॉइल में ऐड किए जाते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए उनको हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। ये फर्टिलाइजर्स प्लांट की ग्रोथ को फास्ट भी कर देते हैं और प्लांट को अच्छे तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर देते हैं। हमारे पास फर्टिलाइजर्स की दो टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। सो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वो फर्टिलाइजर्स हैं जो इजीली अवेलेबल होते हैं, जो लिविंग थिंग्स से हासिल किए जाते हैं और जब हम इनको सॉइल में डालते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता सॉइल में एब्जॉर्ब होंगे और फिर प्लांट्स को अवेलेबल होंगे। अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्योंकि लिविंग थिंग से हासिल होते हैं इसीलिए इसमें केमिकल्स की मिकदार कम होती है और प्लांट की रिक्वायरमेंट इजीली पूरी हो जाती है और उसको नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा होता है। सिर्फ इसमें एक फ़र्क ये है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स रेडीली अवेलेबल नहीं होते, यानी फौरी तौर पर प्लांट्स को नहीं मिलते, बल्कि पहले ही अच्छे तरीके से सॉइल में एब्जॉर्ब होते हैं, फिर रूट्स के ज़रिए जो है वो प्लांट्स को हासिल होते हैं।
इसके बाद इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं। ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स नेचुरली भी पाए जाते हैं और लैब में भी बनाए जाते हैं। बेसिकली हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को सॉइल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है या फास्फोरस की कमी है, तो फिर हम ऐसे फर्टिलाइजर्स बनाएंगे जिसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस ज़्यादा होगा, जबकि बाकी न्यूट्रिएंट्स को हम फर्टिलाइजर्स में शामिल नहीं करेंगे। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का एडवांटेज ये है कि जैसे ही आप इसको सॉइल में डालते हैं, ये इजीली अवेलेबल होते हैं प्लांट्स को और फौरी तौर पर उनकी ग्रोथ को बेहतर बना देते हैं। इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स यूज। बच्चों, इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स कहते हैं खतरात को। हमारे इर्द गिर्द फर्टिलाइजर्स का माहौल पर क्या खतरा होता है, हमने बेसिकली इस टॉपिक में ये पढ़ना है। जो जितने भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं। बेसिकली बच्चों, सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं सॉइल की ऐसी कैपेसिटी जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट को अपने अंदर दबा कर रखे। तो जब आप फर्टिलाइजर्स को खुद ऐड करवाते हैं, तो न्यूट्रिएंट की ज़्यादती होने की वजह से सॉइल में सॉइल जो है वो उतना अच्छे तरीके से होल्ड नहीं कर पाती जितने अच्छे तरीके से पहले न्यूट्रिएंट्स को होल्ड कर रही थी। इससे क्या होगा कि फर्टिलाइजर्स के ऐड होने की वजह से न्यूट्रिएंट्स सॉइल होल्ड नहीं कर पाएगी। जैसे ही वहाँ पर पानी डाला जाएगा या सैलाब की कंडीशन होगी या बारिश की कंडीशन होगी, वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल के पास मौजूद होंगे, क्योंकि वो सॉइल होल्ड नहीं कर पा रही, तो जितने न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सारे बहते बहते आसपास की नदी या तालाब में चले जाएंगे और वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना दैट विल बी कॉल्ड यूट्रोफिकेशन हमें नज़र आएगा। होता कुछ यूँ है कि जब आप जो है वो फर्टिलाइज़र्स ऐड करवाते हैं, तो ऐड करवाने के बाद फर्टिलाइज़र सॉइल में से निकल जाते हैं और आसपास की नदी या तालाब में चले जाते हैं। जब वो आसपास की नदी या तालाब में जाते हैं, तो वहाँ पे नदी और तालाब के न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा कर देते हैं, जो एल्गी के लिए बहुत सूटेबल एनवायरनमेंट है फॉर देयर ग्रोथ। तो एल्गी को जब नज़र आता है कि यहाँ पर तालाब में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, वो जल्दी से अपनी वहाँ पर ग्रोथ इंक्रीज़ कर देती है। एल्गी एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करेगी, ये एल्गी अपनी जितने भी सनलाइट है उसकी सारी एनर्जी को कैप्चर कर लेगी और कैप्चर करने की वजह से जितनी सनलाइट है वो सारी एल्गी को मिलेगी और एल्गी से नीचे जो तालाब के नीचे जानदार है उन तक पहुंच नहीं पाएगी। तो तालाब के अंदर जितने फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, उन सबको सनलाइट ना मिलने की वजह से उनकी ग्रोथ स्टंट हो जाएगी और वो डेड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो प्लांट्स, वो एक्वाटिक प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको लाइट नहीं मिलेगी, उनकी खुराक नहीं बनेगी, वो डेड हो जाएंगे। और वो जानदार जो इन प्लांट्स पर इन्हिसार कर रहे थे, उनको अपनी खुराक ना मिलने की वजह से उनकी भी डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से उस नदी या तालाब में एक सफोकेटेड स्मेल बन जाएगी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो जानदार भी मर जाएंगे, जो कि इन तमाम चीज़ों पर इन्हिसार नहीं कर रहे थे सिवाय ऑक्सीजन के। सो एलजी की स्मेल की वजह से जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट होगा वो भी अफेक्ट होगा और वबाई बीमारियां फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा होगा। सो एक फर्टिलाइज़र्स की वजह से इतने सारे जो है वो प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एनवायरनमेंटल हैजर्ड में स्टोरेज और एप्लीकेशन ऑफ सम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं। बेटा, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जब हमारी सॉइल में ज़्यादा हो जाएंगे, वहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। जब पानी के साथ वो शामिल होंगे ना नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, वहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड बनेगी। ये नाइट्रस ऑक्साइड बेसिकली ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या करती है, ये अर्थ को कैप्चर कर लेती है, बिल्कुल एक लेयर बना देती है और वहाँ पर लेयर बनने से क्या होगा कि जितनी भी सनलाइट रेज़ हैं वो सारी ज़मीन के अंदर तो आ पाएंगी, लेकिन ज़मीन से बाहर नहीं जा पाएंगी, जिसकी वजह से अर्थ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन होगी। इसके अलावा अमोनिया गैस की एमिशन ज़्यादा हो जाएगी, जो हमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से मिलती है। अमोनिया एक एसिडिक है जो एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देता है। सॉइल तब तक प्लांट की ग्रोथ करवाता है जब तक वो बेसिक होती है। बच्चों, जब सॉइल की एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि अमोनिया की वजह से प्लांट ग्रो नहीं हो पाएगा और वो सॉइल बंजर हो जाएगी। एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो हैं वो भी पेस्ट प्रॉब्लम को जन्म देते हैं। बेसिकली जब आप पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए वहाँ पर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ स्प्रेज का इस्तेमाल करते हैं, तो पेस्ट क्या करती हैं, वो वहाँ पर नाइट्रोजन की ज़्यादा होने की वजह से उस एनवायरनमेंट में आकर ग्रो होना शुरू हो जाती हैं और जितनी ज़्यादा ग्रो होती जाएंगी उतनी ज़्यादा क्रॉप को नुकसान होता जाएगा।
इसके अलावा बच्चों अगर हम ये देखें कि इसमें हमारे लिए रिकमेंडेशन क्या है कि हम किस तरीके से ये सारे हैज़र्ड्स को दूर कर सकते हैं, सो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि हमने जब भी सॉइल में किसी भी फर्टिलाइज़र को ऐड करवाना है तो पहले सॉइल टेस्ट करवाना है। हम सॉइल टेस्ट करवाते हैं जिसकी वजह से सॉइल टेस्ट में हमें ये पता चल जाता है कि बेसिक हमारी सॉइल के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट कम है, और फिर हम उस न्यूट्रिएंट वाले फर्टिलाइज़र्स को सॉइल में ऐड करवाते हैं ताकि जो सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन पर इफ़ेक्ट ना हो और प्लांट को सिर्फ वही न्यूट्रिएंट मिल सके जो उसके लिए रिक्वायर है। इससे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मिकदार भी ज़्यादा नहीं होती और न्यूट्रिफिकेशन की कंडीशन भी नहीं आ सकती। द लास्ट पॉइंट इज़ कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स अगर किसी भी सॉइल में मौजूद होंगे तो वो क्या करते हैं, वो दो काम करते हैं। नंबर वन, नाइट्रेट लीचिंग करवाते हैं, यानी नाइट्रेट की जो है वो बहा देते हैं नदी नालों में और वहाँ पर यूट्रोफिकेशन की कंडीशन आ जाती है। और इसके अलावा सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो भी अफेक्ट करते हैं नदी नालों को भी और सॉइल की कंडीशन को भी। होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। एट द एंड आई हैव some questions. Number one, plant get nitrogen in the form of, plant किस फॉर्म में नाइट्रोजन लेती है? You can answer it. Yes, it is in the form of nitrates. The increase in the chemical nutrient in an ecosystem is called, किसी भी ecosystem में nutrients का ज़्यादा हो जाना कौन सी condition होती है? Yes, it's eutrophication. इसके अलावा deficiency of which element cause the yellowing of leaves in plants? Deficiency, कौन सी deficiency है जो leaves को yellow कर देती है? Yes, it's magnesium. Hope this video helped you a lot. If you have any question, you can ask me. Thank you so much. Allah Hafiz.